वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय भूगोल पाठ 9वां। पाठ का नाम है पर्यटन, परिवहन और संचार। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग ने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और ब्राजील में पर्यटन का विकास किस प्रकार से हुआ है और पर्यटन के लिए हर एक देश किस तरह प्रकार बढ़ावा देता है और पर्यटन की वजह से उस देश को क्या फायदा और वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या फायदा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में या तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ स्टूडेंट्स, इसके पहले 8 पार्ट तक के वीडियो लेक्चर मैंने बना के रखा हुआ है भूगोल का, कक्षा 10वीं का। यदि आपको उन सारी वीडियोस को देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाके हर पार्ट की वीडियोस लेक्चर को देख सकते हो। आपको पूरा वीडियो भूगोल समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवहन। तो परिवहन के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि भारत में परिवहन और ब्राजील में जो परिवहन है किस प्रकार विकसित किया गया है, क्या क्या कारण है परिवहन व्यवसाय विकसित होने के। ठीक है, तो परिवहन जो है एक अदृश्य स्वरूप का व्यापार है। परिवहन भी क्या है, ये भी एक तरह का व्यापार है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि परिवहन से क्या व्यापार किया जाता है। आप सभी को मालूम है परिवहन जो है, ठीक है ना, परिवहन जो है वो आपके पर्यटन के ऊपर निर्भर करता है। जितना लोग पर्यटन करेंगे, जितना लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों का व्यापार बढ़ेगा परिवहन के माध्यम से। क्योंकि जब लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रेलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, बस का इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे, समुद्री जहाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो इससे भी क्या होता है, एक तरह का क्या है, व्यापार ही है। ठीक है ना, तृतीय व्यापार है पर्यटन जो है, वो तृतीय व्यापार है। तो इन फिर पर्यटन की वजह से वो लोग क्या करेंगे, वहाँ का क्रय विक्रय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटन जो है एक तरह का, आप लोग बोल सकते हो परिवहन जो है एक तरह का क्या है, अदृश्य व्यापार कहा जा सकता है। किसी देश में जितना परिवहन व्यवस्था अच्छी उपलब्ध होगी उस देश का विकास उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर किसी देश में परिवहन व्यवस्था अच्छा विकसित किया गया है, मतलब उस देश में किसी भी सामान को या कोई भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से कम समय में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ये परिवहन की वजह से होता है। यदि वहाँ पर परिवहन व्यवसाय ज़्यादा विकसित नहीं किया जाएगा तो वहाँ के लोगों को अर्थात वहाँ की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में बहुत लंबा समय लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो इस कुछ कारण है परिवहन की वजह जो देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परिवहन क्या है, एकदम अच्छे से दिखती जाएगी वीडियो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्राज़ील के अंदर परिवहन। तो ब्राज़ील के अंदर जो परिवहन है उसको हम लोग एक मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्राज़ील में जो परिवहन है वो किस प्रकार से विकसित किया है। आपके पेज नंबर किताब में 63 पर आकृति नंबर 9.9 देखिएगा आप लोग, और जो सारी चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा। लिखना सही रहेगा तो लिख भी लीजिएगा उसको। ठीक है, अगर हम लोग ब्राज़ील में देखें तो सड़क मार्ग है, ठीक है ना, और अन्य मार्ग है लोह मार्ग। लोह मार्ग मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं पटरी, रेल की पटरी। राजधानी आप लोग पर्यटन स्थल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ये अलग अलग सिंबल है। बंदरगाह देखो रियो डी जेनेरो में, फिर यहाँ पर पोर्टो अलगर में बंदरगाह है, फिर ठीक है, और बंदरगाह आपको दिखेगा विक्टोरिया में बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर सेल्वाडोर में बंदरगाह है, फोर्टालेजा में बंदरगाह है, साउ लुइस में बंदरगाह। ये बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहाँ पर समुद्र जो जहाज होती है, पानी की जहाज होती है, वो वहाँ पर आके रुकती है। वहाँ पर एक देश से दूसरे देश पर व्यापार करने के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ पोर्टो अलगर जो है वहाँ पर रियो डी जेनेरो हो गया, यहाँ पर हवाई अड्डा कुयाबा हो गया, हवाई अड्डा है कापो ग्रांडे हवाई अड्डा हो गया, पोर्टो वेलो हवाई अड्डा हो गया, मेनोस में तो नहीं है, यहाँ पर बोआ विस्टो में हवाई अड्डा हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो रेसिफ में हवाई अड्डा, पोर्टालेजा में हवाई अड्डा है। तो ये अलग अलग स्थान मैंने बताया जहाँ पर हवाई अड्डे हैं ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ पर अगर देखा जाए ब्राज़ील में तो मुख्य जो परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यातायात मार्ग है वो है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सड़क मार्ग की बात हो रही है। तो इसके अंदर ये जो आपको डार्क कलर में लाइन दिख रही है स्टूडेंट्स, मैं जो आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो डार्क कलर की लाइन है ये आपका है ट्रांस अमेजोनियन मार्ग। क्या नाम है इसका, ट्रांस अमेजोनियन मार्ग है, जो सेराडो सीवियर से स्टार्ट होता है
और उसके बाद कहाँ जाता है, पोर्टो वेलो में जाता है। देख लो यहाँ पर पोर्टो वेलो दिख रहा होगा। फिर इसके बाद कहाँ जाता है स्टूडेंट, इसके बाद आपका ब्राजीलिया में जाता है। देखो 3 जगह जाता है। कौन सा मार्ग, ट्रांस अमेजोनियन मार्ग, ये प्रमुख सड़क मार्ग है ब्राजील का, ठीक है। ब्राजील में सड़क मार्ग सबसे ज्यादा विकसित किया गया है। तो सेरा डो डिवियर से लेकर पोर्टो वेलो से ब्राजील तक, यहाँ तक ये राज्यों में ये महामार्ग इतना बड़ा है, ठीक है। और देख सकते हो रेल मार्ग भी यहाँ पर विकसित किया गया है। जो ब्राज़ील का जो तटीय इलाका है, यहाँ पर देखिए ब्राज़ील का जो तटीय इलाका है, पूर्वी और दक्षिणी जो इलाका है, वहाँ पर रेल मार्ग ज़्यादा विकसित किया गया। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, एक मिनट, रेल मार्ग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक है, आप लोग किताब में। तो जो ब्राज़ील का तटीय इलाका है, ठीक है ना, ये तटीय इलाका, यहाँ पर रेल मार्ग ज़्यादा विकसित किया गया है। लेकिन ब्राज़ील का जो आंतरिक इलाका है, जिसको हम लोग उत्तरी इलाका या पश्चिमी स्थान हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पर रेल मार्ग का विकास ज़्यादा नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि यहाँ पर अमेजन नदी है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की बस्तियाँ बहुत कम है और जंगल है, ठीक है ना, अमेजन जंगल है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है रेल मार्ग का, वो तटीय इलाकों में ज़्यादा हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों को उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 63 ओपन करके रखना, क्योंकि मैं बार बार आपको ये मानचित्र नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। अब आगे कौन कौन से परिवहन मार्ग दिखाई दे रहे हैं आपको मानचित्र के अंदर, कौन कौन से परिवहन मार्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मानचित्र में दिखा होगा जल मार्ग था, ठीक है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, 4 मार्ग हमको दिखाई दे रहे थे। आप लोग पेज नंबर 63 ओपन करके रखना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। किस प्रकार के मार्गों का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है, सड़क मार्ग ज़्यादा दिखाई दे रहा था। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला महामार्ग कौन सा है, वह किन स्थानों को जोड़ता है। आपने देखा एक डार्क कलर का, रेड कलर का लाइन था या गुलाबी कलर का, जो महामार्ग है, उस महामार्ग का नाम था ट्रांस अमेजोनियन मार्ग, जो सेरा डो डिविसर, पोर्टोवेला और ब्राजीलिया, जो ब्राजील की राजधानी है, उसको जोड़ने का काम करता है। रेल मार्ग का विकास मुख्यतः किन भागों में हुआ है, तो रेल मार्ग का जो विकास है वो मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भागों में हुआ है। इसका कारण है कि दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वह समतल और तटीय प्रदेश है, और वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा एकत्रित हुई है तटीय इलाकों में, इसलिए वहाँ पर रेल मार्ग का ज़्यादा विकास किया गया। ब्राज़ील के किस भाग में परिवहन मार्ग कम दिखाई देता है, तो ब्राज़ील का जो उत्तर भाग है, ठीक है ना, उत्तर भाग, वहाँ पर परिवहन मार्ग आपको सबसे कम दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर अमेजन की घाटी का प्रदेश घने तथा सदाबहार वनों के कारण दुर्गम स्थान बन गया। घने सदाबहार वन है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहते नहीं है, तो यहाँ पर परिवहन विकास बहुत कम हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्पष्टीकरण। ब्राज़ील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है, सही बात है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाला मार्ग है वह सड़क मार्ग है। देश के परिवहन तंत्र में आधे से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन का है। देश में आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है परिवहन करने के लिए, वह सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों का घनत्व तो पूर्वी भाग में केंद्रित ज़्यादा हुआ है, पूर्वी भाग में, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूर्वी इलाकों में, तो वहीं पर सड़क ज़्यादा केंद्रित किए गए। पश्चिम की ओर अमेजन नदी मैदानों में वनाच्छादित प्रदेश और दलदली भूमि के कारण सड़क मार्ग का विकास सीमित हुआ है। जो पश्चिम की ओर बात करें तो वहाँ पर दलदली इलाका है और साथ ही साथ अमेजन जंगल है, ठीक है ना, वनाच्छादित प्रदेश, जिसकी वजह से वहाँ पर सड़क का जो विकास हो मर्यादित है। अमेजन नदी पर व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन का विकास हुआ है। अमेजन नदी जो है वहाँ व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन, मतलब जहाज के माध्यम से परिवहन किया जाता है। इस नदी के मुहाने पर पेरू देश, आप लोगों को मालूम होगा कि ब्राज़ील के जो पश्चिमी इलाके में पेरू देश है, ठीक है ना, मालूम होना चाहिए पेरू देश, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी है तो। इक्विटोस इस स्थान से लेकर परिवहन होता है, ठीक है। अब आगे विश्व में आंतरिक परिवहन का सबसे लंबा विस्तार वाला करीब 3700 मीटर मार्ग यहाँ पर है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर सड़क मार्ग की लंबाई है तो कहाँ पर है, ब्राज़ील में पाया जाता है, जिसका नाम मैंने बताया था ट्रांस अमेजोनियन मार्ग, जो ब्राज़ील के पश्चिम से सेरा डो डिविसर से स्टार्ट होकर पोर्टोवेला से लेकर ब्राज़ील के मध्य भाग पूर्वी जगह ब्राज़ीलिया तक फैला हुआ है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सड़क मार्ग है पूरे विश्व का, ठीक है। अब आगे की ओर बहने वाली पराना नदी में जल परिवहन हेतु उपयुक्त है। दक्षिण की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर पराना नदी दिखेगी, जिसके अंदर परिवहन किया जाए जल का उपयोग करके। तटीय भागों में सागरीय परिवहन किया जाता है। ब्राज़ील में रेल मार्ग का अधिक विकास नहीं हुआ है,
क्योंकि रेल मार्ग का अगर थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो वो सिर्फ पूर्वी तट पर हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है ब्राज़ील में पूर्वी तट पर, इसलिए रेल मार्ग का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। देश रेल मार्ग भले ही सस्ते हों, इसका उपयोग बस कुछ ही शहरों तक सीमित है। रेल मार्ग वहाँ पर सस्ता है, लेकिन रेल मार्ग की जो सुविधा है वो ब्राज़ील में कुछ ही शहरों तक सीमित है। हवाई मार्ग का योगदान भी सीमित है, हवाई मार्ग भी ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। आपने देखा कुछ ही ऐसे स्थान थे जहाँ पर हवाई अड्डे थे। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक स्टूडेंट्स, भारत में परिवहन। हमने देखा ब्राज़ील में परिवहन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से परिवहन के मार्ग हैं अलग अलग, किसका विकास ज़्यादा हुआ है, किसका विकास कम हुआ है, उसके अलग अलग कारण भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि भारत में परिवहन किस प्रकार से हुआ है। तो भारत में परिवहन के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले भारत का जो मानचित्र है उसको अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके पेज नंबर 64 पर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग पेज नंबर 64 ओपन करके रखेंगे किताब, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आपके 64 पर स्टूडेंट्स एक आकृति दी गई है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय महामार्ग और प्रमुख बंदरगाह दिखाए गए हैं, और जिसके अंदर अलग अलग महामार्ग बताए गए। और पेज नंबर आपके 65 पर भी एक आकृति दी गई है 9.11, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एकदम गुलाबी कलर की लाइन है वो आपका उत्तर दक्षिण महामार्ग है, देख सकते हो आप। ये श्रीनगर से शुरू हुआ है, श्रीनगर से शुरू होकर ये भारत के एकदम दक्षिण तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्व पश्चिम महामार्ग, पूर्व से लेकर पश्चिम। देखो ये पूर्व में अगर हम लोग बात करें तो इम्फाल से लेकर ये जो हरे कलर की लाइन दिख रही है ये आपका यहाँ तक आता है, उदयपुर तक। ठीक है, ये महामार्ग है। ठीक, स्वर्णिज चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिज चतुर्भुज महामार्ग किसे कहते हैं? मतलब वह महामार्ग जो भारत के चारों दिशाओं में फैला हो, जो ऐसा चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यहाँ पर अहमदाबाद से अगर मैं चालू करूँ तो यहाँ पर गुड़गांव दिल्ली में, फिर यहाँ पर नीचे आप लोग आ जाइए तो यहाँ पर आपको कोलकाता में, हावड़ा में दिख रहा है। आप लोग डायग्राम अगर तो अच्छे देखो तो यहाँ पर चेन्नई में, चेन्नई के बाद यहाँ पर कृष्णगिरी है, फिर वापस सूरत होते हुए अहमदाबाद। तो इस तरह से चौकोन रचना आपको तैयार होके मिल गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जो भारत के चारों दिशाओं में फैली हुई है। राष्ट्रीय महामार्ग, आपको ये जो लाइन दिख रही है ये अलग अलग राष्ट्रीय महामार्ग, इसका प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो स्टूडेंट्स आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पर अलग अलग बंदरगाहों के बारे में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुंबई में एक बंदरगाह है, पोरबंदर बंदरगाह है। ठीक है, अलग अलग है। यहाँ पर कोच्चि में बंदरगाह है। ठीक है, कोच्चि हो गया, मुंबई हो गया, पोरबंदर हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, और यहाँ कोलकाता में देख लीजिए हल्दिया हो गया। ये कुछ बंदरगाह हैं ब्राज़ील के, भारत के अंदर। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो अभी पेज नंबर 65 पर एक आपको भारत का मानचित्र दिया गया है, उस मानचित्र को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मानचित्र आपको पेज नंबर 65 पर दिख जाएगा आपकी किताब में। इसमें लिखा भारत में प्रमुख लौह मार्ग, हवाई मार्ग। इसमें उनको लौह मार्ग और हवाई मार्ग, लौह मार्ग मतलब क्या होता है? ट्रेन, रेल मार्ग। ठीक है, हवाई मार्ग आपको तो मालूम ही होगा। तो अगर भारत में रेल मार्ग की बात करें, लौह मार्ग की बात करें तो भारत में सभी दिशाओं में फैला हुआ है, लेकिन भारत का जो उत्तरी इलाका है, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर लौह मार्ग बहुत कम है, और जो पूर्वी इलाका भारत का है वहाँ पर लौह मार्ग थोड़ा कम है, क्योंकि यह इलाका जो है वो हिमाच्छादित है। क्या है स्टूडेंट्स? हिमाच्छादित है, हिम से ढका हुआ इलाका है, तो वहाँ पर लौह मार्ग थोड़ा सा कम है। और भारत के मध्य भाग में भी लौह मार्ग क्या है? कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग बनाया गया है वो भारत के उत्तरी इलाके में, यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली से लेकर फिर आप लोग बोलोगे उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये इलाके हैं जहाँ पर लौह मार्ग ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे स्टूडेंट्स हवाई अड्डे की। तो हवाई अड्डे कहाँ पर? तो हवाई अड्डे के लिए आपको क्या देखना है, ये इस तरह से जहाज का चित्र देखना है आपको। देख रख सकते हो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डा है, फिर बेंगलुरु में है, फिर रेंजीगुट्टा में है, फिर विशाखापट्टनम में है, पुणे में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, फिर दिल्ली हो गया, फिर हावड़ा हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ हवाई मार्ग आपको देखने को नज़र आया होगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे उत्तर में तो दिल्ली एक है, और सबसे दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये हवाई मार्ग है और अलग अलग जगहों पर हवाई मार्ग आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में परिवहन, इसमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए। इस 5 प्रश्न के जो उत्तर है आपको समझने के लिए पेज नंबर 65 पर जो मानचित्र दिया गया भारत का, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके पास किताब होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो मानचित्र आपको दिखाया था। परिवहन में कौन से साधन मानचित्र में दिखाए जा रहे हैं? परिवहन के कौन से साधन मानचित्र में दिखाए जा रहे हैं? तो परिवहन के आप लोग बोल सकते हो जल मार्ग हो गए, सड़क मार्ग हो गए, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, ये 4 मार्ग आपको मानचित्र में दिखाया गया। किस भाग में सड़क मार्ग का घनत्व अधिक है? जो भारत का उत्तरी और दक्षिणी इलाका है, उत्तरी और दक्षिणी इलाका, वहां पर सड़क मार्ग आपको ज्यादा दिखाई देगा। किस भाग में रेल मार्ग सघन है? कौन सा ऐसा भाग है जहां पर रेल मार्ग सघन है? तो भारत का जो उत्तरी इलाका है, उत्तर प्रदेश, बिहार और आप लोग बोल सकते हो उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि मतलब रेल मार्ग ज़्यादा विकसित किया गया। 5 महत्वपूर्ण बंदरगाह और हवाई अड्डों के नाम लिखे। महत्वपूर्ण बंदरगाह के नाम अगर मैं बोलूँ तो मुंबई था, कोच्चि था, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये 5 जो थे बंदरगाह के नाम बताए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, और भी 1-2 नाम आप लोग लिख सकते हो मानचित्र को देखकर, ठीक है। अगर अड्डों की बात करें, हवाई अड्डों की बात करें, तो हवाई अड्डों में मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, ये 5 हवाई अड्डों के नाम मैंने बताए हैं। और भी आप लोग लिख सकते हो, विशाखापट्टनम हो गया, फिर हावड़ा हो गया, ठीक है, 2-4 और भी हैं, उनको भी आप लोग लिख सकते हो। भारत के किस भाग में परिवहन मार्ग घनत्व कम है? इसके पीछे क्या कारण है? भारत का जो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, अति उत्तर मतलब सबसे उत्तर वाला इलाका, जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहां पर आप लोगों को परिवहन का घनत्व कम दिखाई देगा। इसका कारण है कि अति उत्तर में और पूर्वी भागों में हिमालय की श्रेणियां फैली हुई है, हिमालय फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर आप लोगों को परिवहन के जो साधन है वो कम दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण, भारत में ब्राजील की तुलना रेल मार्ग सड़क मार्ग तंत्र अधिक है। अगर भारत की तुलना ब्राजील से करें तो हमारा रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों ब्राजील से ज़्यादा है। सड़क मार्गों में हर वर्ष करीब 85% यात्री वाहन करते हैं, मतलब सड़क का उपयोग करके हर साल 85% लोग क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। और 70% लोग सड़क का उपयोग माल परिवहन के लिए करते हैं, सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है ना। रेल मार्ग का विकास के कारण यात्री एवं माल परिवहन सुलभ हो गया है। रेल मार्ग की वजह से यात्रियों का एक जगह दूसरी जगह जाना और कच्चा माल या जो पक्के माल तैयार किए जा रहे हैं अलग अलग कारखानों में, उनका एक जगह दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु रेल मार्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो रेल मार्ग को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग फैला हुआ है वो कहाँ पर है? भारत के अंदर है। भारत में रेल मार्ग सदैव यात्री परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। भारत के अंदर यात्रियों परिवहन के लिए रेल सबसे ज़्यादा उपलब्ध साधन रहा है। भारत के मध्य भाग में और उत्तर और पूर्वी राज्यों में राजस्थान के रेल मार्ग का जाल विरल है। मैंने इसका कारण भी बताया है कि भारत का जो मध्य भाग है या भारत का जो अति उत्तर और पूर्वी जो इलाका, वहाँ पर रेल मार्ग बहुत कम है। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पर रेल मार्ग थोड़ा सा कम है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश रेल मार्ग का जाल अधिक है। उत्तर भारतीय मैदान जैसे हम लोग बोल सकते हैं पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है ना, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में आप लोग देखोगे रेल मार्ग का जाल ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे देश का विस्तार अधिक होता है। उस देश में दूर के अंतर पार करने तो रेल मार्ग का महत्व अधिक होता है। दूर से लोग आते हैं रेल मार्ग का इस्तेमाल करके, अलग अलग राज्यों से लोग अलग अलग राज्यों में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं और ये सबसे सस्ता साधन है भारत के अंदर, ठीक है। अब आगे, जल मार्ग परिवहन का सस्ता साधन है। जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल मार्ग से क्या करते हैं हम लोग? दूसरे देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, आयात और निर्यात का कार्य करते हैं। दूसरे देशों से सामान लेते हैं और बेचते हैं। यदि वही हम लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि ईंधन की खपत होगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जल मार्ग का इस्तेमाल किया जो बहुत सस्ता पड़ जाता है और ईंधन की खपत भी ज़्यादा नहीं होती है। और आपको मालूम है कि जल मार्ग का इस्तेमाल करेंगे, ट्रैफिक से संबंधित जो समस्याएं होती है उन समस्या को सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आप लोग देखते हो सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देश के कुल परिवहन मार्ग में आंतरिक जल मार्गों का हिस्सा केवल 1% है। देश में जो जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सिर्फ आंतरिक भाग में, देश के आंतरिक भाग में 1% है, जो कि गंगा नदी में पाया जाता है। मतलब गंगा नदी का इस्तेमाल करके जो परिवहन किया जाता है, ठीक
ठीक है, जल परिवहन 1% है, और जो बाकी 99% जो है वह 99% 95% जो है वह समुद्री से होता है, समुद्र से होता है। इनमें नदियों, नहरों, खाड़ियों और जलाशयों इत्यादि का समावेश होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 95% व्यापार सागरी मार्ग से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हम लोग करते हैं दूसरे देशों के साथ, जो व्यापार हम लोग करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के अंदर जो व्यापार हम लोग करते हैं वह 95% जो व्यापार है हमारा है जो होता है वो सागर से होता है, मतलब सागरी मार्ग से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त देश की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के दरमियान भी परिवहन हेतु जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राज़ील की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित किया है। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग बोल सकते हैं परिवहन जो है वह मतलब समुद्र का इस्तेमाल किया, सागर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील में हवाई वायु परिवहन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और विदेशी और आंतरिक हवाई मार्गों का उपयोग बढ़ रहा है ब्राज़ील के अंदर। नीचे 2-3 प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखते हैं। यह हमेशा याद रखें, परिवहन के साधनों का विकास देश की गतिमान प्रगति के लक्षण है। सही बात है, किसी देश में जितना ज़्यादा परिवहन विकसित किया जाएगा उस देश के लोग उतना एक दूसरे से क्या होंगे, करीब आएंगे, और जितना वो एक दूसरे से करीब आएंगे मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में जितना जाएंगे उतना व्यवसाय बढ़ेगा, उतना व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार जितना बढ़ेगा उस देश का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरेगी और लोगों का भी जीवन स्तर जो रहेगा वह ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी परिवहन व्यवसाय को बढ़ावा देना। यदि मान लीजिए परिवहन व्यवसाय ज़्यादा नहीं विकसित होता है किसी देश में तो वहाँ पर के लोग जो रहेंगे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उतना खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, डिगबोई में सुबह 7 बजे अरुण ने मां को फोन किया। जैसलमेर में उसकी मां ने स्थानीय समय के अनुसार कितने बजे फोन उठाया था। अब जो डिगबोई है और जैसलमेर है ये दोनों भारत में, ये दोनों क्या है, भारत में, और भारत में जो मानक समय केवल एक ही है। भारत में मानक समय कितना है, एक है। तो जैसलमेर में 7 बज रहा है तो डिगबोई में भी कितना बज रहा होगा, 7। दोनों का समय सेम रहेगा क्योंकि भारत में जो मानक समय सिर्फ एक है। तो स्टूडेंट्स इसके आने वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ब्राज़ील और भारत में जो संचार माध्यम है या मानक समय वो किस प्रकार से होता है। उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।